सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आपके सामने भी आर्मी जन समाज पार्टी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूं। चंद्रशेखर आजाद जंतर मंतर पर महाबोधि महाविया बोधगया की मुक्ति तथा बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने की मांग को लेकर चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे, जहां पर हुई उनकी बहुत ही खतरनाक एंट्री। आप भी देखिए वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। हेलो आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो आवाज दो हम एक हैं। आप सब शांति से बैठे रहे। हमारे बीच में चंद्रशेखर आजाद के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ से कर डाली बड़ी मांग। चंद्रशेखर आजाद ने बोला कि सेवा में योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ 22/6001 विषय जनपद आगरा में सरकारी सार्वजनिक भूमि पर स्थानीय संविधान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की सुरक्षा इजराय वाद संख्या 2 1980 में राज्य सरकार को पक्षपात बनाए जाने तथा विवादित कब्जा कार्रवाई को रोक लगाकर मौके पर पूर्ण स्थिति बहाल करने के संबंध में महोदय आपको सादर अवगत कराया जाता है कि जनपद आगरा में थाना हरिवर्त क्षेत्र खंडरी रोड स्थित मौजा मऊ मुश्किल खसरा संख्या 1100 में संबंधित भूमि पर विगत लगभग 40-50 वर्षों से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी मूर्ति स्थापित है। यह स्थल सामाजिक सौंदर्य, संवैधानिक मूल्य और स्थानीय जन भावनाओं को गहराई से जुड़ा है। उक्त प्रकरण के संबंध में मेरे द्वारा दिनांक 11/11/2025 को पूर्व में जिला प्रशासन को प्रेषित कर मूर्ति के यथास्थान सुरक्षित रखने, न्यायपालय के आदेश और सम्मानजनक अनुपालन तथा समाज की सहभागिता के समाधान सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया गया था। वर्तमान स्थिति अत्यंत गंभीर है क्योंकि इजरायवाद संख्या 2 1980 मूलवाद संख्या 780 1978 में पारित आदेश के आधार पर डी की द्वारा पुलिस सहायता को कब्जा लिया गया था। 10 फरवरी 2026 को प्रारंभ की जा चुकी है। इससे क्षेत्र में तनाव और चिंताजनक की स्थिति उपलब्ध हो चुकी है। उपलब्ध प्रशासनिक एवं राज्य अभिलेखों के अवलोकन से भूमि के स्वरूप, घाटा संख्या, रकबे और स्वामित्व को लेकर गंभीर विवाद सामने आए हैं और इसी बीच आप इस ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुलिस तैनात करें और जनपद आगरा में सरकारी सार्वजनिक भूमि पर स्थापित संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति की सुरक्षा इजरायवाद संख्या 1980 में राज्य सरकार को पक्षपात करने का कष्ट करे। आपका दिन शुभ हो। बहुत ही एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। सांसद यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में आए बहुत ही बड़े नेता, जिससे कि लगी बीएसपी, कांग्रेस और भाजपा को बड़ा ही धक्का। आप भी देखिए, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में आए बहुत ही बड़े बिजनेसमैन और साथ ही साथ पॉलिटिशियन, जिससे लगता है कि आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी बहुत ही बुलंदियों पर जाएगी। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। आज हम लोग दिल्ली में हैं और पार्टी कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मेरी दाईं और बाईं तरफ जो समाज के बुद्धिजीवी नेतृत्वकर्ता बैठे हैं, एक लंबी चर्चा के बाद, जिसमें हमारे साथ पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के संस्थापक भाई पूर्व आईपीएस डॉक्टर वीपी अशोक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ जी और जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश ठाकुर जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे हैं। इनके साथ भी उपस्थित रहे हमारी पार्टी की तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह जी, बालकराम जी, नील सागर जी, अजय साहब, किशन भाई, तमाम सीनियर साथी शामिल हुए। काफी चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है कि जो महापुरुषों का मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम मिलकर काम करेंगे तो काम आसान होगा और काम तेजी से आगे बढ़ेगा। आज हालात बड़े खराब है और
बहुजन समाज के लिए तो चिंताओं के बादल मंडरा है। आपने और मैंने देखा अभी यूजीसी से लेकर तमाम जो है, जब हमारे अधिकारों पे चाहे वो मंडल कमीशन के समय विषय आया हो, तो किस तरह से हमारे खिलाफ मजबूत आंदोलन खड़े होकर हमें जो अधिकार या संरक्षण मिलते हैं उनको कुचलने काम किया जाता है। तो ये मजबूत निर्णय हुआ कि जो 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है वो आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेतृत्व में, आजाद समाज पार्टी काशीराम के बैनर के नीचे मजबूती से लड़ेंगे और एक दूसरे के कार्यक्रमों में शामिल होंगे, एकजुट रहेंगे और उनको सफल बनाएंगे। एट द लास्ट नक्सल में यह है कि हम लोग मिलकर ये आंदोलन आगे बढ़ाएंगे और सहयोग से इस आंदोलन को कामयाब करेंगे, बहुजनों की ताकत बनाएंगे। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर वी के शोकी का, भाई राजेश जी का, भाई विनेश जी का और अपनी पार्टी के भी सभी समाज नेताओं का। ये सब लोग एक अच्छा निर्णय लिया कि समाज का बुद्धिजीवी वर्ग वो एकजुट होकर काम करे, जिससे कि समाज की शक्ति बने और शक्ति से जो परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन कामयाब। मैं दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो कार्रवाई बढ़ रहा है ये और आगे बढ़ेगा और बहुजनों का आंदोलन मजबूत होगा और ये शक्ति जो है महापुरुषों के सपने को पूरा करेगी। धन्यवाद। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस गठबंधन का घोषणा हो रही है और इसमें जनसेवा दल, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी काम करेगी, आजाद समाज पार्टी का नेतृत्व रहेगा, उनका बैनर रहेगा और हम लोग एक दूसरे के कार्यक्रमों में जाएंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग का उद्देश्य है कि 2027 में पूरी तरह से सफलता मिले और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में सरकार बने। साथियों नमस्कार, जय भीम, वो बुधाय। मैं विनेश ठाकुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने जनसेवा दल का गठन किया है और जनसेवा दल में पिछले 1.5 साल से भरपूर मेहनत कर रहे हैं, अति पिछड़ों पर काम करके और अति दलितों में हम लोग सब समान विचारधारा के लोग हैं। हम लोग सभी लोग देशवासी जानते हैं कि भाई आजाद चंद्रशेखर आजाद जी जो सांसद है नगीना लोकसभा क्षेत्र, मेरी लोकसभा के सांसद भी हैं, तो इनका जो मिशन है आज की तारीख में आजाद समाज पार्टी एक बड़ा आंदोलन है, इसमें जनसेवा दल का समर्थन हम लोग दे रहे हैं और पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भाई बीपी अशोक जी जो रिटायर्ड आईपीएस हैं, भाई राजेश सिद्धार्थ जी, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम आजाद समाज पार्टी के बैनर तले जनसेवा दल के सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग मजबूती के साथ इस आंदोलन को बड़ा बनाने में होंगे और हमने जो है आज निर्णय लिया है कि भाई चंद्रशेखर आजाद को आगामी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके दल देंगे। ये मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, हमारा भरपूर समर्थन रहेगा, हम इनके नेतृत्व में काम करेंगे। सम्मानित साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जैसा कि आज पूरे देश के हालात सभी लोग देख रहे हैं कि पूरे देश में दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज की आवाज उठाने वाला सिर्फ एक ही नेता मेरी नजर में आ रहा है, वो है भाई नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने पूरी मजबूती के साथ पूरे बहुजनों की आवाज को बुलंद किया। बाकी सारे नेता सरेंडर हो गए हैं। इसलिए पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विचार विमर्श होने के बाद एक निर्णय लिया गया, फैसला लिया गया कि आगामी 2027 का चुनाव पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी आजाद समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी और पूरे तहे दिल से पूरे बहुजन समाज से मेरा अनुरोध है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को 2027 में उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाले। धन्यवाद साथियों। सम्मानित साथियों, आज आजाद समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के कुशल नेतृत्व में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के संस्थापक डॉक्टर बीपी अशोक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ जी और वीनस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनेश ठाकुर जी, इन सभी लोगों ने अपनी पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कुशल नेतृत्व में चलाने का संकल्प किया है। क्योंकि हम बहुजन समाज के सभी लोग जो अन्य दल बनाकर संघर्ष कर रहे हैं, इससे हमारे बहुजन समाज के लोगों का वोटों का बंटवारा होता है। तो सभी बुद्धिजीवी लोगों ने दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए आज निर्णय लिया है कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में संभावित है। इन चुनाव की तैयारी मिलकर करेंगे और आजाद समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे और जो भी कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों में एक दूसरे की पार्टी में सभी लोग शिरकत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे समर्थक हैं वो सभी लोग एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी के कुशल नेतृत्व में अपनी निष्ठा रखेंगे और उनके नेतृत्व में बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करेंगे। आप सभी का आभार और मंगल कामनाएं। और जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो विचार करें। अब समय नहीं बचा कि हम लोग जो हैं किसी पशुपेश में पड़ रहे हैं कि अगर ये मनवादी सरकारें हमारे अधिकारों को खत्म कर देंगी तो हम लोग क्या हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे। सिर्फ चिंतन करने से नहीं, चिंतन के साथ जो है
कार्रवाई करने से, संघर्ष करने से, एकजुटता दिखाने से ही रास्ते निकले। बाबा साहब और हमारे तमाम महापुरुष हमें रास्ता दिखाते गए, उन रास्तों पर हमें चलना है। पॉलिटिकल पार्टी का मास्टर की इतनी संख्या होने के बाद भी ये मास्टर की हमसे दूर क्यों हुई, हमारे सामने बड़ा सवाल। बहुजन समाज को चिंतन करना चाहिए और अपनी शक्ति बनानी चाहिए, ऐसा भी मैं बहुजन समाज से आग्रह करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान। खड़े करके लेना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो जो अभी तक वायरल हो रहा है, जिसमें दो चंद्रशेखर आजाद भाषण दे रहे हैं, उसके पीछे दो सांसद आपस में बात कर रहे हैं, यानी कि एक बुजुर्ग है और दूसरी एक महिला, वो आपस में बात कर रहे हैं, जो अभी तक वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी देखे जिसमें चंद्रशेखर आजाद एक तरफ तो लोगों के रोजगार की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये पीछे 14 फरवरी मना रहे हैं, यानी कि पीछे वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रही है। धन्यवाद सभापति जी कि आपने मुझे औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 में मेरी बात रखने का मौका दिया। किसी को क्या बताएं कितने मजबूर हैं हम, बस इतना समझ लीजिए मजदूर हैं हम। सभापति जी, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी मिल जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं धन्यवाद दूंगा बाबा साहब अम्बेडकर को कि 15 अगस्त 36 को उन्होंने लेबर पार्टी ऑफ इंडियन लेबर पार्टी बनाई और उस मजदूरों की लड़ाई की शुरुआत की। 1942 में वो जब लेबर मिनिस्टर थे तो 12 घंटे से घटा के 8 घंटे काम किया, महिलाओं के लिए मात्र लाभ दिया और लेबर के जो सामाजिक सुरक्षा थी वो दिलाने का काम किया। अब मैं बिल पे आता हूं सभापति जी। कहा जा रहा है केवल एक तकनीकी संशोधन है, लेकिन जब बात श्रमिकों के अधिकारों, औद्योगिक संतुलन, करोड़ों परिवार के भविष्य की आएगी, तब कोई संशोधन केवल तकनीकी नहीं होता है, हर शब्द का असर होता है, हर प्रावधान का परिणाम होता है। महोदय, वर्ष 2020 में सरकार ने 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया था। उस समय विपक्ष ने कहा था कि सुधार के नाम पर श्रमिकों की सुरक्षा कमजोर ना हो जाए। महोदय, ये विधेयक कहता है कि पुराने कानून ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 का निरसन वैधानिक रूप से हुआ है। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या पुराने कानूनों में मौजूद श्रमिक सुरक्षा प्रावधानों का मूल्यांकन किया गया है? क्या राज्य और श्रमिकों संगठनों से व्यापक परामर्श हुआ है? क्या अस्थायी आदेश अधिनियम के तहत श्रमिकों को मिलने वाली सुरक्षा कमजोर की नहीं हुई है? क्या जिनके लिए कानून लाया, क्या उनसे आपने कोई चर्चा की है? क्यों ट्रेड यूनियन हड़ताल पे है? सभापति जी, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत 300 तक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को छटनी और तालाबंदी के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया। पहले ये सीमा 100 थी। देश में 70% से अधिक औद्योगिक इकाइयां 300 से कम कर्मचारियों वाली हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक अब बिना सरकारी अनुमति के छटनी का सामना कर सकते हैं। 300 कर्मचारियों की सीमा के तहत यदि छटनी आसान होती है तो सबसे पहले असुरक्षित वर्ग प्रभावित होंगे, जिनमें SC, ST, OBC के श्रमिक बड़ी संख्या में। मेरे संसदीय क्षेत्र नगीना में विश्व प्रसिद्ध लकड़ी नक्काशी उद्योग के लिए जाना जाता है, वहां हजारों कारीगर छोटे उद्योगों में काम करते हैं। सभापति जी, श्रमिक व पारंपरिक हुनर से जुड़े इस परिवार इस कानून से प्रभावित होंगे। हमारे क्षेत्र की अधिकांश इकाइयां 50 से 250 इकाइयों कर्मचारियों के बीच हैं। यदि 300 की सीमा के तहत छटनी की अनुमति बिना पूर्व स्वीकृति के दी जाती है तो इन छोटे उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की नौकरी की सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। यह कानून उद्योगों को हायर और फायर की छूट देता है। सभापति महोदय, देश के औद्योगिक और असंगठित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में SC, ST और OBC के श्रमिक कार्यरत हैं। सरकार ये सुनिश्चित करे कि औद्योगिक विवाद समाधान तंत्र, गिरवांश, रीडर सेल, कमेटी और ट्रेड यूनियन संरचनाओं में इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व रहेगा। रोजगार निवेश से आता है, निवेश मांग से आता है और मांग आय से आती है और आय स्थिर रोजगार से आती है। सभापति महोदय, हम सुधारों के विरोधी नहीं है, हम अस्पष्टता के विरोधी नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि श्रमिकों के अधिकार सर्वोपरि हो, रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित हो, यूनियन की स्वतंत्रता बनी रहे, राज्यों की भूमिका सम्मानित हो। नगीना के कारीगर केवल मजदूर नहीं है, वे हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं। उनके हाथों की कारीगरी भारत की पहचान है। यदि औद्योगिक कानूनों में बदलाव से उनके रोजगार में स्थिरता प्रभावित होगी तो यह केवल आर्थिक नहीं, सांस्कृतिक क्षति भी होगी। सभापति महोदय, खत्म करते हुए, यदि सरकार वास्तव में श्रम सुधार को समावेशी बनाना चाहती है तो यह सुनिश्चित करना होगा कि SC, ST और OBC श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन और न्यूनतम वेतन का पूर्ण संरक्षण मिले। सभापति महोदय, अगर हम उनके साथ होने वाले अन्याय पे लड़ने का अधिकार ही छीन लेंगे तो फिर कैसे वो अपनी बात को कह पाएंगे? हम भी जब यहाँ में मौका नहीं मिलता है, कोई बात होती तो हम भी तो विरोध करते हैं ना। आप विरोध का अधिकार छीन के इतना समय लागू कर देंगे तो सर पूंजीपति तो मार देगा ना उनको। क्या सरकार पूंजीपतियों के बारे में सोचेगी या करोड़ों मजदूरों के जिनके कंधों से देश बना? इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं इसको अपोज करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं आपके माध्यम सरकार से आग्रह करता हूं इसमें उचित संशोधन करे जिससे कि श्रमिकों का नुकसान ना हो, उनके साथ अन्याय ना हो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। चंद्रशेखर आजाद ने बोला कि उत्तर प्रदेश का किसान आज दौरी नहीं, तीसरी
मार झेल रहा है प्राकृतिक आपदा, आर्थिक बदहाली और सरकारी उदासीनता। वर्ष 2025 में खरीफ फसल प्रदेश में अनेक जिलों में अतिवृष्टि से पूरी बर्बादी हो चुकी है, लेकिन हजारों किसान ने आज तक न समुचित मुआवजा मिला और न ही फसल बीमा मिला। अब रबी की फसल भी असमय बारिश, ओलावृष्टि और छुट्टा नीलगाय पशुओं की भेंट चढ़ गई। भाजपा की तथाकथित डबल इंजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का हर वर्ष का बजट ऐतिहासिक रूप से बड़ा बताने के साथ साथ किसान हितैषी बताती है, लेकिन सच में यह बजट के आंकड़े और खेत की हकीकत एक दूसरे से मेल नहीं खाती। वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार के कुल 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें लगभग 79,353 रुपए करोड़ कृषि एवं ग्रामीण विकास के नाम पर रखे गए, यानी कुल बजट का 11%। इसके बावजूद कृषि विभाग की आवंटित लगभग 8,620 रुपए करोड़ में से केवल 3,906 करोड़ रुपए लगभग 45% ही खर्चा हो चुकी। चिंताजनक बात यह है कि कोई भी महत्वपूर्ण योजना 1 रुपए तक खर्च नहीं की जा रहा है। सीड पार्क और पीएम कुसुम जैसे महत्वपूर्ण योजनाएं शून्य व्यय की स्थिति में रही। यह साफ दर्शाता है कि समस्या संसाधनों की कमी नहीं बल्कि प्राथमिक और इच्छा शक्ति की कमी है। किसानों ने कर्ज लेकर चना, मटर, राही, गेहूं, मसूर जैसी फसलें बोई, फसल बर्बाद हुई तो आय शून्य हो गई, लेकिन सरकार की मशीनरी मुआवजा देने की धीमी और वसूली करने में तेज है। बिजली बिल की नोटिस, ऋण वसूली का दबाव, यह सब उस किसान पर डाला जा रहा है जिसकी फसल खेत में खड़ी खड़ी खत्म हो चुकी है। अब यह न्याय है और इसे अब चुपचाप स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम गवर्नमेंट यूपी से स्पष्ट और समयबद्ध निर्णय की मांग करते हैं। खरीफ 2025 और रबी 2025-26 फसल नुकसान का प्रदेश व्यापी विशेष सर्वे 15 दिन में पूरा कर मुआवजा जारी किया गया। लंबित फसल बीमा कलेक्ट तत्काल जारी किया जाए। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों का संपूर्ण सरकारी ऋण माफ किया जाए और वसूली का तत्काल रोक लगे। बिजली बिल वसूली पर राहत अवधि घोषित की जाए। छोटा पशु नीलगाय समस्या की स्थायी समाधान हेतु विशेष बजट का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित किया जाए। यदि बजट में हजारों करोड़ दिखाकर जमीन पर किसान को राहत नहीं दी गई तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि अन्नदाता के साथ विश्वासघात होगा। किसान प्रदेश की रीढ़ है, अब उनकी पीड़ा नहीं सुनी तो आवाज खेत में से सड़क और सड़क से विधानसभा में गूंजेगी। अब तो जनता कहने लगी डबल इंजन का क्या वादा और काम आ नहीं आधा। उत्तर प्रदेश की जनता अब घोषणाएं नहीं बल्कि बदलाव चाहती है। चंद्रशेखर आजाद ने जनरल डिस्कशन ऑन द यूनियन बजट फॉर 2026 और 2027 को स्पीच दी। आप भी देखें चंद्रशेखर आजाद की संसद में तूफानी स्पीच, जिससे आप भी खुश हो जाएंगे। नागपुर विश्वास थैंक यू। श्री चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति जी। यूनियन बजट पे आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। मैं सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को नमन करता हूं। उनमें भी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब श्री काशीराम, मान्यवर दीना माना वाल्मीकि और मान्यवर महामना रामसु वर्मा जी को नमन करता हूं और अपने संसदीय क्षेत्र नगीना की जनता का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे चुनकर यहां भेजा है। सभापति जी, बजट केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं होता बल्कि यह सरकार की सोच, संवेदनशीलता और सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब होता है। बजट यह तय करता है कि देश का विकास समावेशी होगा या चुनिंदा और सत्ता में बैठे लोग सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, कुछ लोगों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं। विपक्ष के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम सत्ता सवाल पूछे और कमियों की ओर ध्यान दिलाएं और देश के उन वर्गों की आवाज बने जो इस सदन में अक्सर आंकड़ों में गुम हो जाते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, असली सवाल यही से शुरू होता है, क्या यह बजट देश के गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और वंचित वर्गों की वास्तविक जरूरतों को समझता है नहीं समझता है। मान्यवर, इस बजट में आर्थिक विकास की बातें अधिक है लेकिन सामाजिक न्याय की आत्मा कमजोर। माननीय अध्यक्ष जी, सभापति जी, आज देश की सबसे बड़ी संकट बेरोजगारी। हर साल लगभग 1 करोड़ युवा रोजगार बाजार में आते हैं लेकिन अस्थायी और सामाजिक नौकरियां और संपादन पैदा नहीं हो रही। इस बजट में स्किलिंग की बात की गई है
लेकिन स्किलिंग के बाद जॉब की गारंटी नहीं है। विशेष रूप से SC ST और OBC समुदाय के युवाओं के लिए कोई अलग से लक्षित रोजगार योजना नहीं दिखाई देती है। देश की लगभग 45% आबादी जो कृषि पर निर्भर है, जिसमें SC ST OBC समुदाय की भागीदारी सबसे अधिक है, लेकिन कृषि और GDP में योगदान 15% से कम किसान की औसत आय अब भी MSP कोई गारंटी सरकार की तरफ से नहीं दी गई है। सभापति जी, महंगाई का सबसे बड़ा असर गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग को पड़ता है। आर्थिक सर्वे के अनुसार शिक्षा व स्वास्थ्य की लागत पिछले 5 वर्षों में 30 से 40% बढ़ी है। खाद्य वस्तु कीमतें गरीब परिवारों की थाली को छोटा कर रही है, लेकिन इस बजट में इन वर्गों के लिए कोई सीधी राहत नहीं दिखाई देती। सभापति जी, SC ST और OBC वर्ग के मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य ये वर्ग है, ये मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर निर्भर है, लेकिन भारत आज भी स्वास्थ्य पर GDP का केवल 2% खर्च करता है और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में डॉक्टरों की और अस्पतालों की भारी कमी है। इस बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई निर्णायक वित्तीय छलांग नहीं। सभापति जी, शिक्षा के माध्यम जिससे सामाजिक असमानता टूटती है, लेकिन इस बजट में शिक्षा पर खर्च GDP के लगभग 3% के आसपास और SC ST OBC के छात्रों की छात्रवृत्ति में देरी और अनिश्चितता बनी हुई है। शिक्षा गरीब परिवारों की पहुंच से बहुत दूर है। यह स्थिति समान अवसरों की अवधारणा को कमजोर करती है। सभापति जी, SC ST OBC के कल्याण के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्यों के पास होती है, लेकिन राज्यों के हिस्से की धनराशि सीमित है। केंद्र द्वारा योजनाओं का बोझ अधिक संघीय ढांचे को कमजोर, सामाजिक न्याय को मजबूत नहीं कर रहा है एट प्रेजेंट टाइम। विपक्ष केवल आलोचना के लिए नहीं सभापति जी, हम समाधान प्रस्तुत करते हैं। हमारी मांग है SC ST OBC के लिए लक्षित रोजगार मिशन चलाया जाए, छात्रवृत्ति को समयबद्ध और कानूनी प्रावधान किया जाए, शिक्षा स्वास्थ्य पर GDP का न्यूनतम 6% खर्च हो, आरक्षित वर्गों के लिए विशेष उद्यमिता और MSME पैकेज दिया जाए, आदिवासी और पिछड़े जिलों को विशेष सामाजिक आर्थिक विकास योजना चलाई जाए। माननीय सभापति जी, ये बजट आर्थिक विकास की तो बात करता है, लेकिन सामाजिक संतुलन और न्याय की भावना कमजोर दिखाई देती है। विपक्ष के नाते हम कहना चाहते हैं कि हम विरोधी नहीं है, लेकिन अब बहिष्करण और उपेक्षा के विरोधी है। जब तक SC ST OBC और वंचित और विकास की मुख्य धारा में बराबरी में शामिल हो, तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा है। सभापति जी, सरकार 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रही थी, लेकिन आज भी भारत में सफाई कर्मचारी, संविदा कर्मी गटर में उतरता है सर। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, चांद पर पहुंच गए, लेकिन अपने भाइयों की सुरक्षा और तकनीकी मशीनें उनको क्यों नहीं उपलब्ध करा पाए? प्रमोशन में रिजर्वेशन SC ST OBC कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है, और पुरानी पेंशन सर मिलनी चाहिए, उस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। सभापति जी, बिजली के दाम उत्तर प्रदेश में देश की अपेक्षा, खत्म करूंगा सर, राष्ट्रपति भाषण पे भी आप देख रहे हैं मौका नहीं मिला, 12 दिन बाद मौका मिला, तो जल्दी खत्म करो, कुछ मांगे। तो अन्य राज्यों की तुलना में सर हमारे यहाँ यूपी में ज्यादा है, जिसमें किसान, बुनकर, छोटे उद्योग और आम उपभोक्ता प्रभावित होते हैं। और गैस सिलेंडर सर जब चुनाव आता है तो सब जगह 500 का, और चुनाव के बाद सर 1000 रुपए का, ये मजाक उड़ता है सर गरीबों का। सभापति जी, 1 रुपए लीज पे पूंजीपतियों को जमीन दी जाती है, क्या ऐसी कोई योजना गरीबों के लिए भी आएगी, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए, कि उनको भी जमीन मिल जाए? साथ साथ सरकार दिवाली, धार्मिक, तमाम जो धार्मिक आयोजन है सर, उन पर बजट देती है, लेकिन SC ST OBC के जो महापुरुष है सर, जैसे बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम होता है, रविदास जयंती जी का कार्यक्रम होता है, अम्बेडकर जयंती का, फूले जयंती का, पेरियार जयंती का, बिरसा मुंडा जयंती का, इन तमाम उस पर तो कोई बजट नहीं आता सर। और BT एक्ट सर, बोध गया सौंपा जाना चाहिए बौद्धों को सर, बहुत दिन से उनका आंदोलन चल रहा है, कल से आंदोलन हो रहा है सर। और अहिल्या भाई होलकर जी की देखिए आप मूर्ति तोड़ दी गई, और बाबा साहब का पोस्टर जला रहे हैं सर मध्य प्रदेश में, सरकार ध्यान नहीं दे रही। आप अपनी मांग सर, हाँ मांग रख रहा हूँ सर। एक और प्रधानमंत्री आवास योजना का दावा है, और उत्तराखंड के नैनीताल में, हल्द्वानी में गरीब परिवारों को बेघर करने के लिए मकान तोड़े जा रहे हैं सर। पंजाब में जो बाढ़ आई थी सर, एक मिनट दीजिए सर, एक मिनट, पंजाब में जो बाढ़ आई थी उनके लिए कोई विशेष योजना नहीं है। और जातिगत जनगणना में जब सर OBC का कॉलम नहीं जोड़ा सर। मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में हस्त निर्मित पेंटिंग ब्रुश कुटीर उद्योग, यह उद्योग पूरी तरह से हाथ से चलता है, दशकों तक करमुक्त रहा, करीब 50% स्थानीय आबादी आजीविका इसी पे निर्भर है, 18% टैक्स लगा रखा। मेरी मांग है उसको 5% किया जाए सर। 2-3 मांगे सर, इनको उठा दो। काफी मांगे आपने कर सर, काफी मांगे कर। रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार सर हमारे नगीना लोकसभा क्षेत्र में किया जाए। राष्ट्रीय और राज्य मार्गों सर, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत बड़ी खराब है। जिला अस्पताल सर, वहां IIT IIM और एयरपोर्ट बनने की मांग हमने पिछली बार भी उठाई थी सर। अंत में लघु उद्योग सर, MSME का कोई प्रोजेक्ट जो ऐसा लगता है जैसे हम विपक्ष के लोग हैं तो हमारे लिए कोई योजना हमारे क्षेत्रों के लिए नहीं होगी सर। सबका साथ, और कौशल विकास सर, युवाओं के लिए आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया जाए मेरे क्षेत्र में। लोकतंत्र की ताकत सवाल पूछने में है और संसद की गरिमा कमजोरी की आवाज उठाने में। मैं सर अंत में कहना चाहता हूं, SC ST OBC पे अन्याय कब रुकेगा? श्री कल्याण बनर्जी सर, हो गई। The Union Budget of 2026-27 चंद्रशेखर आजाद ने बोला कि भाजपा की तथाकथित डबल इंजन वाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वर्ष ऐतिहासिक बजट का दावा करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई अलग है। महिलाएं, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, धार्मिक अल्पसंख्यक वास्तविक समस्या आज भी 10 से बस है। किसान अपनी उपज का लाभकारी मूल्य और समय का भुगतान चाहते हैं। दलित और पिछड़ा समाज शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा की गारंटी भी देता है। आदिवासी समुदाय और जंगल जमीन की रक्षा के लिए संघर्षरत है और धार्मिक अल्पसंख्यक बराबरी की अधिकार और सुरक्षित माहौल की अपेक्षा करता है।
नगीना लोकसभा क्षेत्र जहां बड़ी संख्या में वंचित बहुजन और अल्पसंख्यक समाज निवास करते हैं, वहां भी बजट की घोषणा के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क, रोजगार और औद्योगिक विकास को ठोस परिणाम दिखाई नहीं देते। यदि बजट वास्तव में ऐतिहासिक है तो प्रभाव नगीना क्षेत्र जैसे को साफ नहीं दिखता। सच्चाई यह है कि कई विभागों में आवंटित बजट पर आधा भी खर्च नहीं हो पाया है, जिससे सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाएं अधूरी रह गई है। जब तक बजट का वास्तविक लाभ नगीना सहित प्रदेश में वंचित समय तक नहीं पहुंचता, तब तक ऐतिहासिक बजट का दावा केवल प्रचार बनकर ही रह जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता अब घोषणाएं नहीं बल्कि जमीनी बदलाव चाहती है।